स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम पटवार भर्ती के संबंध में कुछ बातें करेंगे। इससे पहले मैंने आरएस प्री के संबंध में आपको समय समय पर कट ऑफ बताई थी और उसमें यदि कुछ बदलाव हुआ था उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी थी। देखते हैं आगे की क्या स्थिति रहती है। पटवार के संबंध में जो मैंने कट ऑफ तैयार की है उसका जो आधार है पुराने पेपर, मतलब पिछली बार जो पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी उससे पहले जो हुई थी उसमें क्या मेरिट रही, पेपर का क्या लेवल रहा और इस बार जो 4 पेपर हुए हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है। अब देखिए, मैंने आपको एक मोटे तौर पर बता दिया कि हमने ये आधार रखा है। स्टूडेंट के नंबर है जो हमारी क्लासेज में आते हैं, उनसे भी मैंने पूछा, तो इन सबको मिलाकर मैंने ये एक संभावित कट ऑफ तैयार की है। ये एक संभावित है, अब इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसके आसपास ही रहेगी, इस प्रकार की संभावना हम व्यक्त करते हैं। आइए आपको इसके बारे में एक जानकारी देता हूं। पटवार कट ऑफ मेल और फीमेल की मैंने अलग अलग तैयार की है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, ये मैंने कैटेगरी ली है। यदि मैं कहूं जनरल की तो 205 और ओबीसी की भी 205, ये मेल की बात कर रहा हूं मैं, ये सेम रहेगी। लेकिन यदि हम इसमें कोई वेरिएशन देखें तो प्लस माइनस 2 का इन सब में ही रहेगा। जैसे यदि हम फीमेल की बात करें तो जनरल की 182, अब प्लस माइनस 2 आगे कर दीजिए, 182, 83, 84, 85 के आसपास, ये क्राइटेरिया रहेगा। आप मोटे तौर पर कह सकते हो 180 से 185 के आसपास। 175 ओबीसी फीमेल। ईडब्ल्यूएस को देखें तो मेल में 198 और फीमेल में 165, एमबीसी में 185, 155, शेड्यूल कास्ट में 175 से 180 और फीमेल में 140, एसटी में 160 से 175 के बीच में। तो इस क्राइटेरिया के अंदर आपको मिलेगा ये 155 एसटी महिला, तो ये अनुमानित है। अब आपके ग्राम सेवक के भी एग्जाम होने वाले हैं और भी कई एग्जाम हैं, आरएस मेंस के भी होने वाले हैं। देखते हैं क्या स्थितियां रहती है। कह रहे हैं आरएस मेंस फरवरी तक हो जाएगा, लेकिन जब तक स्थितियां क्लियर नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कह सकते। अभी तो प्री का रिजल्ट आना ही बाकी है। नवंबर के ये लास्ट वीक में ये बता रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। हम इसके लिए दुआ करते हैं कि ये भर्ती कोर्ट में ना जाए, विवादों में ना रहे, ताकि राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारी मिल सके। पुराने अनुभव बताते हैं कि बिना कोर्ट के कभी कोई आरएस सफल नहीं हुई है। देखते हैं इस बार क्या नया मोड़ आता है। अब मैं आपके करंट से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आपके विभिन्न एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। आइए कुछ इश्यू देखते हैं। एक शब्द है केसर ए हिंद। यदि हम इसे पुराने स्टेटस से जोड़ें तो नेशनल मूवमेंट के दौरान इसका नाम हमने सुना होता है। भारत का सम्राट, इस तरीके से इसको कहा जाता है इसका अर्थ के रूप में, लेकिन ये वो नहीं है। ये है एक तितली, तितली है ये। यह एक बड़ी व चमकीली तितली है, तितली है। अब ये चर्चा में इसलिए है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसने इसे राज्य तितली का दर्जा दिया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक लाइन लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ने इसे राज्य तितली का दर्जा दिया है। अब इसमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ाने को तो इसको हम कितना ही बढ़ा दें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है,
एक्सेट्रा कितना भी हम खींच सकते हैं, लेकिन ये हम समय समय पर करते रहते हैं। आप इसको अपडेट करते रहें। मेन बात आपके लिए ये है, अरुणाचल प्रदेश है, चीन की सीमा स्पर्श करती है, विवादित भी रहता है। अभी अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा बनाए गए एक गांव भी चर्चा का विषय रहा। देखते हैं किस प्रकार की स्थितियां आगे बनती है। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है नोरो वायरस। अभी ये चर्चा में आया है, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये जो आंत से संबंधित बीमारी पैदा करता है, आंत में सूजन आ जाती है, आंत से संबंधित बीमारी पैदा करता है, आंत में सूजन आ जाती है और उल्टी, दस्त जैसे इसके लक्षण होते हैं। और ये आंत से संबंधित जो बीमारी है ये है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इस प्रकार की ये बीमारी पैदा करता है। ये जो चर्चा में है वो है कि इसका पहला मामला हमारे सामने आया है अभी नवंबर 2021 में केरल में। अभी तक हमारे पास यही स्थिति है और पुराना अनुभव हमारा ये बताता है कि जो भी वायरस आए हैं, चाहे इबोला आया, चाहे जीको आया, चाहे कोरोना आया, उस संबंध में ये क्वेश्चन काफी बनता है कि इसका पहला मामला कहां मिला। ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर होगी सारी बात? तो ये मैंने 2 फैक्ट बताए। अब मैं एक बड़े टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। मेरे बड़े टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हालांकि पुराने वीडियोस में इसके बारे में मैंने बताया हुआ आपको। ISA, वैसे तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है, अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, सौर ऊर्जा से संबंधित होगा। क्या है ये? सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों के द्वारा बना संगठन, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। बहुत गंभीरता से मेरी बात को समझना। सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देश, इनके द्वारा बना ये है, मतलब इसके अंदर ये शामिल है। ये जो 121 देश है, ये कौन से देश हैं? ये 121 देश वो है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आप जानते हो, जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके बीच में जो ये 121 देश हैं, इनके द्वारा बनाया गया एक समूह है। ये एक फोरम कह सकते हो, एक गठबंधन कह सकते हो, अलायंस कह सकते हो, वो है। अब इनके बीच में क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हो ये वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य ज्यादा समय तक रहता है। अब सूर्य ज्यादा समय तक रहता है, इसका मतलब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी यहां क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये 121 देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है। अब इसका हेड ऑफिस कहां है, ये कब स्थापित हुआ, इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, उसकी हम बात करेंगे। इसका जो हेड ऑफिस है, पहले स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में।
नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और नवंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान पेरिस सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन है जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। और इसको याद करो, हम कोप 21 भी नाम देते हैं। कोप 21, अभी कोप 26 हुआ है ग्लासगो में, ये 2015 में हुआ था, इसमें यह डिसाइड हुआ था। तो आप ये ध्यान रखें। और इसकी जो स्थापना हुई थी भारत व फ्रांस के द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेड ऑफिस है ये है गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा। और इसके जो हेड है, आप अध्यक्ष भी कह सकते हो, ये है अजय माथुर, ये भी इंडिया के हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके सदस्य देशों की। अब यहां आप फिर गड़बड़ी मत कर देना। देखिए 121 देशों के द्वारा बना या 121 देशों के समूह के द्वारा बना एक गठबंधन है ये। कौन से 121 देश? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, ये इसके अंदर शामिल है। हमने इन देशों को क्यों लिया? क्योंकि यहां सूर्य ज्यादा समय तक रहता है। सूर्य ज्यादा समय तक रहता है, इसका मतलब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी ज्यादा होगा। उसके लिए 121 देशों के द्वारा। लेकिन पर्टिकुलरली इसमें कौन शामिल है, इसके जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए कौन तैयार है, तो वो होते हैं इसके सदस्य देश। इसमें जो सदस्य देश है वो है 100 + 1 = 101। ये ध्यान रखें। 121 देशों का तो ये संगठन है, वो 121 देश जो सौर ऊर्जा को उत्पादित करने की क्षमता रखते हैं। अब इसके जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जो नियमावली है, उसको फॉलो करने के लिए कौन तैयार है या किसकी स्थिति है जो अभी इसके अंदर शामिल हो सकता है, वो 101 है। जिसमें से जो ये एक है, ये है अमेरिका। ये अमेरिका है। ये जो अमेरिका है ये नवंबर 2021 में शामिल हुआ है। यही हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा, टेंशन मत रखिए। क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये गुरुग्राम वाला आया हुआ है। अब इसके उद्देश्य की बात करेंगे हम। उद्देश्य क्या है, ध्यान से लिखना, गड़बड़ी मत कर देना। उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य सौर ऊर्जा को उत्पादित करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। समाधान करना मेरा जो मेन उद्देश्य है आपको बताने का। ये सदस्य देश, ध्यान रखना, सदस्य देशों के मध्य सौर ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, हम कितना बढ़ाएं, कैसे हम एक दूसरे को टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम एक दूसरे के सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम सहयोग करें, ये सब बातें हैं सदस्य देशों को, और कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि वर्ल्ड बैंक निम्न में से किसे ऋण उपलब्ध करवाता है, तो उसमें देता है दुनिया के विकसित और विकासशील देशों को, सभी देशों को, सदस्य देशों को ऐसे उपलब्ध करवाता है। तो ये जो है
ये सदस्य देशों के मध्य है, ध्यान रखें। अभी कोप 26 में एक स्लोगन है भारत के द्वारा दिया गया, कोप 26 में भारत के द्वारा दिया गया स्लोगन। मैं कोप 26 की बात करूंगा। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको कोप 26 के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। आप नारा भी कह सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस नारे की बात करूंगा। इस कोप 26 में भारत ने पंचामृत दिए हैं। पंचामृत का मतलब आपके लिए कम से कम 5 लाइनें हैं जो क्वेश्चन के रूप में आती है। इसकी बात मैं आगामी वीडियो में करूंगा, विस्तार के साथ करूंगा। एक नारा दिया गया, वन सन वन अर्थ वन ग्रीड। वन ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है सप्लाई चेन। ये एक नारा दिया गया। इस नारे को पूरा करने के लिए या इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी जो मैंने बात की है वो नोडल एजेंसी है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मैंने एजेंसी बोल दिया हो, एजेंसी नहीं अलायंस है, ये गठबंधन बोलते हैं इसको। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्थापित हुआ भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस सम्मेलन के दौरान। इसका जो हेड ऑफिस है गुरुग्राम है। इसके जो हेड है वो अजय माथुर है। 121 देश इस गठबंधन में शामिल है, लेकिन इसमें जो सदस्य देश है वो 101 है। इस बात पर गौर करें। एग्जामिनर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको गच्चा खिलाने का प्रयास करता है। और अभी कोप 26 में जो कि ग्लासगो में हुआ है, उसमें भारत ने एक स्लोगन दिया है, या आप ये कह सकते हो कि टारगेट दिया है। वो जो थीम है वो ये है, वन सन वन अर्थ वन ग्रिड। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। क्लियर होगी सारी बात। तो दोस्तों, आज मैंने पटवार के कट ऑफ के बारे में आपको बताया। इसके अलावा मैंने कुछ करंट से संबंधित आपको जानकारी दी। कोप 26 के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए पूरा कोप आपको बताना पड़ेगा और हमें चलना पड़ेगा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर ग्लासगो तक। तो स्टॉकहोम से ग्लासगो तक की यात्रा को यदि आपको जानना है और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी यदि ये बातें आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।